मैं कादम्बनी जी आपसे शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा था। अ, ईरान में नई लीडरशिप आ गई है, जो उनका रहनुमा बोलते हैं या जो वो खामनाई साहब के बेटे ही हैं। लेकिन उनके आने के बाद जो एक जनरल वहां से जो जिस तरह से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि उनके मतलब एक बार ये घोषणा हो जाने के बाद कि अब वो रहनुमा बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ही ज्यादा उत्साहित ईरान की जनता और ईरान एज सच हुई है। ये भी अब स्पष्ट हो गया है कि ईरान तो घुटने टेकने वाला नहीं। वो करीब करीब ये तय कर लिए हैं कि भाई मर जाएंगे लेकिन इस तरह से, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो इसमें सरेंडर करेंगे, जो जनरल पता है, तो उनका कोई भविष्य तो है नहीं। तो इसलिए शायद वो इस एक निर्णय पे पूरा ईरान इस पे पहुंचा हुआ है कि नहीं, हम लड़ेंगे। मैं थोड़ा आपसे आप दोनों चीजों पे, एक तो जो कॉस्ट ऑफ वॉर पे भी जरा आप एक अपनी टिप्पणी करिएगा, और एक थोड़ा ये जो नई लीडरशिप है, इसको कई लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रेन है, ये बहुत दिनों से इस वॉर को समझ रहे हैं, उसके पार्ट रहे हैं, आईआरजीसी के रहे हैं। तो ये कोई बिल्कुल नया नहीं कि जिनको ये अपना प्रूव करना है या हिट एंड ट्रायल करेंगे कि ये हुआ कि नहीं। ही इज देयर। तो जरा लीडरशिप पे भी जरा कुछ बता दीजिए, और फिर कॉस्ट ऑफ वॉर किस तरह से इफेक्ट कर रही है अमेरिका को और पूरे विश्व को। कादम्बनी जी। जी, बड़ा अहम सवाल है ये आनंद जी, क्योंकि सबसे पहले तो अगर लीडरशिप की बात करें तो ये जो एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था कि लीडरशिप को हम नष्ट कर देंगे, तो अब ये कहा जा रहा है कि खमनई 1.0 के बजाय अब खमनई 2.0 उन्होंने स्थापित कर दिया है, वो भी काफी कम खर्चे में। अफगानिस्तान से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि पहले तालिबान को हटाया, उसमें लाखों करोड़ों खर्च हुए, उसके बाद फिर वापस उन्होंने तालिबान को वहां सेटल कर दिया। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, हमने अभी जो देखा है उसके मुताबिक मुश्तबा जो खमनई हैं 56 साल के हैं, ये आयतुल्लाह खमनई के बेटे हैं, और इन्होंने अभी तक जो ज़िम्मेदारी सँभाली है सुप्रीम लीडर की, तीसरे सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उसके बाद इन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनको जब प्रेज़ेंट करना था, एक कार्डबोर्ड का एक पुतला सा बना के उनकी शक्ल ऊपर लगा दी गई और उनको वहां पर ये किया गया, तो उससे ये एक उठी बात की शायद वो बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन कहा गया वहां से ही जो मसूद पेजेशिया हैं उनके बेटे जो हैं वो एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट के बेटे जो हैं वो एडवाइजर भी हैं, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है जो सुप्रीम लीडर है इस वक्त। इंटरेस्टिंग पार्ट जो किसी ने शायद नहीं देखा होगा वो ये कि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि उनको एक और खमनई मंजूर नहीं है, लेकिन ईरान ने जो पहले कहा गया था कि ये एक लाइन जो बाप ने छोड़ा तो बेटे ने संभाला, वो चीज ईरान में नहीं होती है, लेकिन एग्जैक्टली वही किया, जिससे ट्रंप को काफी आपत्ति थी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखा मैंने, लेकिन देखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है, लेकिन उनका कुछ नहीं कहना भी मुश्तबा खमनई का अपने आप में एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना वहां से जो खबरें आई हैं, जो मैं समझ पाई हूँ कि वहाँ आईआरजीसी जो है, जो सेना है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। 31 कमांड है जो कि सब के सब ऑटोनोमस हैं। ये इंतजाम जो है अयातुल्लाह खमनई अपनी मृत्यु के पहले करके गए। तो एक सेंट्रलाइज लीडरशिप की जो उम्मीद कर रहे थे कि उसको नष्ट कर देंगे, तो ये जो 2 लेवल्स हैं वो बहुत मुश्किल है उसको पूरी तरह से खत्म कर पाना। और ये लीडरशिप जो है वो अभी भी वहां है। कोई ठीक नहीं है कि जो प्लान ए था मुश्तबा का, शायद उसके बाद प्लान बी, सी, डी, ई, एफ ये सब भी हो। ये मान के चल रहे हैं। आपको ये याद रखना होगा कि 4 दशक से ज्यादा से ईरान जो है वो सैंक्शंस में रहा है। अभी पिछले साल एक युद्ध हुआ था, वो ये युद्ध जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये युद्ध लंबा चलेगा। तो ये सब इंतजाम करके वो अब बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं कि हमको युद्ध करना है। एक फैक्टर जो मिडिल ईस्ट में आज तक अमेरिका को बात समझ में नहीं आई कि जो हथियार है उसके भरोसे वो घुटने नहीं टेकवा सकते वहां पर, ये नहीं होता है। हर वॉर में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ा है। जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे जो विदेश मंत्री थे एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एक न्यूज चैनल को। उन्होंने कहा कि अब आगे जो होगा वॉर में ये कि मार्केट का हाल देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट देखते हैं। उनको लगेगा कि हम यहाँ पर मार खा रहे हैं मार्केट में, तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि भाई हम जीत गए, ये हमने नष्ट कर दिया, और बस वॉर वहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। अब बात है वॉर के कॉस्ट का। कॉस्ट हम लगातार देख रहे हैं कि
ईरान ने जो इंतजाम किया है वो लो कॉस्ट वॉरफेयर का इंतजाम किया है। हमने शुरुआत में देखा कि जो उन्होंने वेपन यूज किए वो पुराने वेपन उन्होंने यूज किए, उन्होंने अपनी नई तकनीक का कुछ भी नहीं निकाला। तो जो पुराने वाले थे उन्होंने यूज किए। उसके बाद वो ड्रोन से कई अटैक कर रहे हैं। ड्रोन जो हैं वो $40,000 के पड़ते हैं और उसको मारने के लिए जो इंतजाम किया जाता है वो कई बिलियन डॉलर का पड़ जाता है। तो एक ड्रोन को खत्म करने के लिए आप अगर 3 भी बार हमला कर रहे हैं तो उसमें फिर खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव वॉर है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अब जो निशाना बनाया जा रहा है बहुत साफ तौर पर, वो ओवरहेड लॉन्चर्स को ईरान के निशाना बनाया गया। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से कमी आई है। खासकर ईरान के अटैक में काफी ज्यादा 80% के करीब माना जा रहा है कि कमी आई है। वो इसलिए क्योंकि लॉन्चर्स जो है वो नष्ट किए गए हैं जहां से लॉन्च किए जाते हैं, ओवर द सरफेस लॉन्चर। क्योंकि अगर होता यह है कि अगर आपने एक बार उससे फायर किया तो ऐसा नहीं है कि उस ढूंढ के उस पे निशान लगाना पड़े। उसका एक हीट सिग्नेचर होता है जो कि वो डिटेक्ट करते हैं, जो एयर स्ट्राइक के लिए वो डिटेक्ट होता है, उसको नष्ट किया था। तो ये बड़ी संख्या में हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर वॉर का कॉस्ट देखें तो वॉर का कॉस्ट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आसपास के जितने नेशन हैं सब पर अटैक हो रहा है, लोग वहां से भाग रहे हैं और हर देश, हम आप भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि एलपीजी के लिए कहां कहां किस तरह की कतार लगी हुई है, तो ये कॉस्ट सिर्फ अमेरिका या सिर्फ ईरान नहीं चुका रहा है, सब लोग चुका रहे हैं। जी, मैं काजिम जी, ये आप एक छोटा सा उसमें भी कर देते हैं, अमेरिका के लिए कितनी महंगा पड़ा, क्योंकि अमेरिका में भी भाई पैसा लग रहा है। उनका पेंटागन जब इतना पब्लिकली कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं, वहां के लोकल सेनेटर्स बोल रहे हैं, बर्नी सैंडर्स के। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि अमेरिका में भी तो एक बिल्डअप हो रहा है ना कि आप इतनी महंगी वॉर क्यों लड़ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। हाँ, लेकिन अमेरिका में ये बिल्डअप हो रहा है और अमेरिका में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। क्योंकि पर्पस डोनाल्ड ट्रंप बार बार चेंज करते नजर आ रहे हैं, 6 बार वो चेंज कर चुके हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जो हथियार मिडिल ईस्ट के देश खरीदते हैं वो भी अमेरिका से खरीदते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि वहां पर जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उन्होंने, खासकर उनके दामाद के बारे में ये खबरें आई हैं, जेरेड कुशनर के बारे में, कि उन्होंने एक ऐसी एआई कंपनी में अभी इन्वेस्ट किया है जो कि एआई टेक्नोलॉजी सरकार को और कॉर्पोरेट्स को बेचेगा। और ये जो एआई टेक्नोलॉजी है वो लगातार इस्तेमाल हो रही है वॉरफेयर में। तो ये सभी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जनता की कहीं कोई नहीं सोच रहा है, अपनी अपनी कमाई की सब सोच रहे हैं। कादमी जी, अब मुझे एक और चीज जरा समझा दीजिए। एक जनरल, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका जब किसी के साथ कोई खास करके न्यूक्लियर वाली ट्रीटी करता है, और आप वॉर नहीं करेंगे, अरे आप हथियार नहीं बनाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, एनपीटी साइन, 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन, ये सब कराता है, तो ये तय बात है कि उस देश की जो संप्रभुता है उसको कुचल के रख देता है। चाहे वो, ये हमने बार बार देखा, कुवैत पे देखा, इराक में देखा, सब जगह देखा। और इसके अगेंस्ट जो खड़ा हो जाता है वो खड़ा रह जाता है। एक बहुत ही गरीब देश, एक बहुत ही सब तरह से पिछड़ा हुआ देश, नॉर्थ कोरिया, उसने नहीं बात मानी, उसने नहीं साइन किया, और आज उसके ऊपर कोई आंख भी करने की, घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। और ये, उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये समझना होगा कि न्यूक्लियर वेपन होने से ही शायद आप सुरक्षित आज की तारीख में है, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। मैं इसको इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां ये हुआ, तो मैं थोड़ा इसको आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब आने वाले समय में ये अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है कि अगर ये नहीं है तो उसके बिना नहीं, और शायद उसी वजह से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी कर रहा है कि भाई अगर कुछ युद्ध, अब ये आने वाले समय में ये रेस क्या फिर से बढ़ेगी? जो एक ये था कि अब भाई नए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा, उस पर रोक लगेगी, ये कहीं ना कहीं ये रेस फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जिसके पास है वही सुरक्षित है। कादम्बनी जी। जी, आपके सवाल पर आऊं उसके पहले मैं जानकारी दे दूं यहाँ पर कि सोमवार को जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री हैं सुरेश गोपी, उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रैटेजिक और ओएमसी यानी कि जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दोनों का स्टोरेज मिलाकर क्रूड का करीब 74 दिन है। ये उन्होंने लिखित जवाब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में दिया।
तो उसके पहले जो भी बातें आ रही थी वो सूत्रों के हवाले से आ रही थी, और सूत्रों के हवाले से आने का ये मतलब है कि एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा, एलपीजी तो बाद में आया क्राइसिस, लेकिन क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट जो है वो ज्यादा हो गया। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर विदेश मंत्रालय भी है, एनर्जी मंत्रालय भी है, पीआईबी भी है, ये सभी लोग वहां पर अपने अपने बयान दे रहे हैं कि क्या किया जाएगा। तो ये एक फैक्टर अभी फिलहाल है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से कि अगर वो ऑन रिकॉर्ड आके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जब तक वो बयान नहीं देंगे, ये भ्रम यहाँ पर, डर यहाँ पर लगातार होगा और वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जहां तक आपके सवाल की बात है, न्यूक्लियर, हमने पहले भी इस बारे में बात की कि कैसे नॉर्थ कोरिया किस तरह से अपनी मतलब साइड में है, उसका रिश्ता चीन और रूस के अलावा किसी से भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी एक एम्बेसी है उनकी, दिल्ली में भी, लेकिन उनकी जो हालत है वो काफी खराब है अगर लोगों की हम बात करें। लेकिन तब भी वहां पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखता है। जब तक वो कहते हैं कि हम अलास्का की तरफ हम ये छोड़ देंगे, अलास्का तक हमारा ये मिसाइल पहुंच जाएगा, ये वॉर हेड पहुंच जाएगा, तो ये डर वो लगातार कायम रखते हैं। और यही शायद वजह है कि अभी तक कोई भी उनको अप्रोच इस तरह से, जैसे आज ईरान को किया जा रहा है, वैसे नहीं कर पा रहा। ये साफ तौर पर दुनिया में समझा जा रहा है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मजबूत होना जरूरी है, और ये साफ तौर पर इमानुएल मैक्रोन जो है, उन्होंने अपने भाषण में क्लियर कट ये कहा। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अब हम पब्लिकली वो शेयर नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि वो बढ़ने जा रहा है। उन्होंने ठीक वहां पर जहां पर स्टोरेज है वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमको सुरक्षित रहने के लिए पावरफुल होना, लोग हमसे डरें ये जरूरी है, लोग हमसे तभी डरेंगे जब हम पावरफुल होंगे। तो ये जो उन्होंने 2 लाइनें बोली हैं, उसने सम अप कर दिया है कि आज दुनिया का मूड क्या है और ये कहाँ से इमानेट कर रहा है, कहाँ से चल रहा है। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो किया है कि किसी भी परिपाटी का, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का, वर्ल्ड ऑर्डर का, किसी का भी वो ख्याल नहीं रख रहे। अभी हमारी बात हो रही थी, जो कर्नल साहब जो बोल रहे थे कि एक लक्ष्य होना चाहिए। वो साफ एक प्रोफेशनल आर्मी है अमेरिका की, वो लड़ रही है, लेकिन साफ है कि कल को अगर कोई साफ लक्ष्य वहां घर पर दिखाई नहीं देगा और वहां पर ताबूत पहुंचने सैनिकों के शुरू होंगे, तो सवाल यही उठेगा कि आखिर लक्ष्य क्या है। उन्होंने साफ तौर पर ये बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हमारे ऊपर हमला होने वाला था, ऐसा मुझे जेरेड कुशनर ने बताया, जो उनके दामाद हैं। स्टीव विटकॉफ ने बताया, जो खुद कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि युद्ध कब खत्म होगा। फिर एक सवाल जो उठ रहा है, आज भी वहां की मीडिया ये सवाल पूछ रही है, वहां पे एक तबका है मीडिया का जो कि खुलेआम सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल डेमोक्रेट्स भी वहां पर पूछ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि ऑफ रिकॉर्ड ऐसे भी वहां पर सेनेटर हैं जो ये कह रहे हैं कि काश ये नवंबर के आसपास होता तो मिड टर्म में हमारा फायदा हो जाता। तो ये हर जगह छोटे छोटे गेम से लेके अपने बड़े गेम खेले जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अपना अपना हित देखना जरूरी है। और भारत के साथ ये इस बार सबसे बड़ी समस्या हुई है आनंद जी, कि आपका हित जो है उसको चोट पहुंच रही है, लेकिन भारत चुप रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला है कि साफ साफ बोलना होगा, कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना जरूरी है। मल्टीलैटरल होने का ये मतलब नहीं है कि आपके हित जब चोट खा रहे हो तो आप चुप रह जाए। जी।